गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरोह गद्य खंड में अगला पाठ है गलता लोहा और इसकी लेखिका हैं शेखर जोशी जी। पेज नंबर 54 पर है। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये इनका एक महत्वपूर्ण कथन है जो इनकी रचना है दाज्यू में। इनका जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये है कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, ये है शब्द चित्र संग्रह। इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब इसमें जितना नीचे बताया जा रहा है आपको, ये है साहित्यिक विशेषताएं। आपको लिखते समय इन्हीं बिंदुओं पर लिखना है। पहला है पिछली सदी का 6वां शतक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह कहानियां लिखना शुरू की। उनमें से ये एक लेखिका हैं। यहाँ तक हुआ एक बिंदु। इसके बाद पहले ध्यान पूर्वक सुनेंगे। शब्द है इसमें नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन से तात्पर्य है हिंदी साहित्य में जो प्राचीनतम कहानियां थी, केवल कल्पनाएं थी, राजा रानी और ये सब, उसके स्थान पर सामाजिक बिंदुओं को मुख्य मानकर और समाज में सुधार के लिए जो कहानियां लिखी गई उसे कहा गया नई कहानी और उसी को कहा गया नई कहानी आंदोलन। तो अगले बिंदु में लिखेंगे दूसरा में, इनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। ये हो गई दूसरी बिंदु। ध्यानपूर्वक अपने पुस्तक में यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये 2 है। तीसरा, सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ने और प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ये हुई 3 बिंदु। ठीक है। साहित्यिक विशेषताओं को इन्हीं 3 बिंदुओं को आप अपने कॉपी में इसी को सुनकर लिखेंगे। आपको अलग से लिखने के लिए जरूरत नहीं है। बुक से देखकर निशान लगाएं और यहीं से यहीं तक लिखना है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन यथार्थ का बोध का बड़ा योगदान। ध्यान दें, शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है, यानी कि इनका अनुवाद हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे छोटे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उसमें भी रहता है। कौन सा? कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म बनाई गई है। किस रचना पर? दाज्यू पर, जिसमें का अंश आपको ऊपर बताया गया। अब जो पाठ है उसका केंद्रीय भाव, जितना इसमें बताया जा रहा है केंद्रीय भाव है। पाठ का शीर्षक क्या है? गलता लोहा। शेखर जोशी जी की कहानी का एक प्रतिनिधि नमूना है, माने कहानी कला जो उनकी थी कि किस प्रकार किसी चीज को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर पाती हैं, एक उसका उदाहरण है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाले, माने पहले वर्ग विभाजन था, बटा हुआ था कि सबसे उच्च वर्ग, फिर मध्य वर्ग, फिर निम्न वर्ग, इस प्रकार। तो ये जो टिप्पणी होती थी, ये जो काम होता था,
उस पर यह पाठ है। उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, माने अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा दिखावापन न करके वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है, माने लोग उसकी वास्तविकता को समझ पाते हैं। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर, माने छोटे छोटे टिप्पणियां न करके सामाजिक तथ्यों को वास्तविक रूप में पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख पाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक मेधावी माने इंटेलिजेंट किंतु निर्धन जो गरीब था ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है। बहुत अच्छी कहानी है और ये पूरी कहानी आप लोग के ऊपर है, जहां उसके लिए एक जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है कि धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर जो यह होता है वह उसका अर्थ बदल जाता है। उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। किसके काम में? सामाजिक विधि निषेधों, माने जैसा कि आपको बताया गया सबसे उच्च उससे निम्न ऐसे वर्ग बटा होता था, तो उसके अंतर्गत धनराम नामक एक लोहार बालक था। तो उसके आफर पर बैठकर, चूंकि यह पंडित था, मोहन ब्राह्मण बालक था, उसने पूरी कुशलता से उसके काम को करके दिखाया। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारा की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को प्रस्तुत करता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यह है पाठ के शीर्षक की सार्थकता कि लोहा जैसा कठोर धातु को गलाकर मन चाहा आकार, निश्चित आकार दिया जा सकता है। ऐसे ही यह जो समाज के कठोर प्रतिबंध हैं उसे शिक्षा से पिघलाकर, माने शिक्षा देकर, शिक्षित होकर समाज को मनचाहा रूप माने बदलाव लाया जा सकता है। पेज नंबर 66 और 67 में इसमें दिए हैं शब्दार्थ। बहुत ध्यानपूर्वक इन्हें आपको घर में बैठकर पढ़ना है। निहाई, अनायास, अनुगुंज, हंसुए, पुरोहिताई, निष्ठा, रुद्रीपाठ, धौकनी, कुशाग्र बुद्धि, संटी, प्रतिद्वंद्वी, विद्या व्यसनी, घसियारे, सेक्रेटरिएट, त्रुटिहीन आदि इनके शब्दार्थ आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि इनके अर्थ क्या है। पाठ का शीर्षक है गलता लोहा। इसमें दो शब्द हैं, गलता और लोहा। गलता माने पिघलता हुआ, लोहा माने क्या है? लोहा ठोस धातु है। कक्षा 10वीं तक आप सभी एक साथ पढ़े, जिसमें आपको विज्ञान, गणित और सभी विषयों का ज्ञान दिया गया। अब आपके ऊपर बात है, आपके अनुसार गलता से क्या तात्पर्य है? जैसा कि अभी हमने बताया, गलता माने गलता हुआ और लोहा क्या है? धातु है। आप जो अभी विज्ञान विषय में पढ़ रहे हैं ध्यान देंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि लोहा धातु है। धातु की पहचान, धातु की परिभाषा और धातु के गुण ध्यान पूर्वक देखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या है। और गलता से क्या तात्पर्य है? गलन एक क्रिया है कि निश्चित तापमान पर कोई भी धातु जो रूप बदलता है, माने गलता है, पिघलता है, और जिस तापमान पर पिघलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। तो वैसे ही ये पाठ है जिसमें गलता लोहा, ये आपके विज्ञान की भाषा है। हिंदी में गलता लोहा शीर्षक का तात्पर्य है जिस प्रकार गलता हुआ लोहा को मन चाहा रूप दिया जा सकता है। माने लोहा बहुत ठोस धातु है जो बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलता है। कितने तापमान पर पिघलता है लोहा? और गलने के बाद उसे मन चाहा रूप दिया जा सकता है। वैसे ही समाज में ये जो प्रतिबंध हैं, बुराइयां हैं, जातिगत विभाजन है, ये एक कठोरता है
जिसको शिक्षा रूपी तापमान माने शिक्षा से पिघलाया जा सकता है और इस पिघलाव के बाद समाज को मनचाहा माने विशिष्ट रूप दिया जा सकता है। अब समझ में आया गलता लोहा शीर्षक का क्या तात्पर्य है। जैसे लोहा जैसे ठोस धातु को निश्चित तापमान पर पिघलाकर मनचाहा रूप दिया जा सकता है, वैसे ही समाज को शिक्षा देकर माने लोगों को शिक्षित कर उच्चतम रूप दिया जा सकता है। बहुत अच्छी कहानी है। पढ़ते समय शब्दों पर ध्यान रखेंगे और आप यह ध्यान रखेंगे कि आप भी एक विद्यार्थी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और ध्यान पूर्वक जिस प्रकार मैं उच्चारण करके अभी बोल रही हूँ आप भी पहले उच्चारण कर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर गलती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। ये है नई कहानी का एक स्वरूप कि जैसा कहानी में पहले भूमिका बांधी जाती थी कि ये है, आपको उसमें पहचानना है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मोहन के पैर अनायास ही माने कोई ऐसा निश्चित नहीं था कि यहाँ जाना है, स्वाभाविक ही कि चलकर जाना ही है। शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। जैसा वर्ग विभाजन में बताया गया, सबसे उच्च वर्ग के लोग होते थे जो शासक और राजा वर्ग के हैं, उसके बाद जो शिक्षा देने वाले हैं पंडित वर्ग हैं, उसके बाद जो इस प्रकार के काम करने वाले हैं उनका वर्ग रहता था, उसके सबसे नीचे का वर्ग रहता था निम्न वर्ग। तो उसी प्रकार उसमें से शिल्पकार माने जो बनाने का काम करता है, उसके मन के किसी कोने में, चूंकि कहानी में अभी जिस मोहन का जिक्र है ये बहुत दिनों बाद आगे आपको पूरी कहानी बताई जाएगी कि कैसे पहले यहाँ पढ़ा रहा, उसके बाद शहर गया, वहां से वापस आया। तो वापस जब यहाँ है तो कहीं निकला था कहीं जाने के लिए, तो शिल्पकार टोले की ओर माने जहाँ वो लोहार का काम करता था वहां मुड़ा। इसलिए लेखक कह रहे हैं, कहती हैं लेखिका, शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी। धनराम लोहार का काम करता था और यदि लोहे को हल्का सा भी कुछ मोड़ना है तो उसको बहुत तेज ठोक के साथ किया जाता है, इसलिए उसकी आवाज और आवाज की गूंज स्पष्ट सुनाई पड़ती है, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आते जाते हुए सुनता रहा था। माने बहुत दिनों बाद वह यहाँ आया था और ध्यान पूर्वक सुनता था। काम क्या हो रहा था? आप जहाँ पर लोहार काम करते हैं देखना, बड़ा सा ऐसे चबूतरा होता है, उस पर लोहे को रखकर मनचाहा आकार देते हैं, उसे कहा जाता है निहाई। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर, चूंकि लोहे को यदि आकार बदलना है, देना है, सीधा करना है, मोड़ना है, जो भी करना है, तो उसे निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। हथौड़े की धप धप, बहुत ज्यादा तेज से उसे ठोका जाता है तभी वह आकार बदल पाता है। थोड़ा सा यदि वार करें तो लोहे पर कोई असर नहीं होगा। ठंडे लोहे पर लगती चोट, उठता ठनकता स्वर, माने इसकी एक विशिष्ट आवाज आती है। निशाना साधने से पहले, चूंकि बहुत तेज वार करना होता था तो लोहे का एक निश्चित जैसे छड़ है और उस पर वार करना है, इसके लिए पहले खाली निहाई पर, मतलब अपने अनुभव के लिए कि कितनी तेज वार करनी है, उस पर ठोका जाता था। इसलिए कह रहे हैं पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, माने कितनी आवाज होती है, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। बचपन में बहुत सुना है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुन रहा है और पहचान रहा है। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे
उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर जाएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसमें सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। आपको स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अन्यथा न लेकर। अन्यथा से तात्पर्य है शिक्षा आजीवन, माने ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी में पढ़े, 10वीं 12वीं में पढ़े और पढ़ने से निकल गए तो भी काम नहीं है। तो आपको जिस उद्देश्य से, माने शिक्षा जीवन को सही रखने के लिए, कि जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करवाया जाता है, वैसे ही आप इस पाठ में बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था। माने किस उद्देश्य से निकला था बताया जा रहा है। अपने खेतों के किनारों उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। ठीक है, किस लिए निकला? हंसिए को लेकर झाड़ियों को काट कर साफ कर देगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। वंशीधर जो बूढ़े हैं, कौन है? मोहन के पिताजी। बूते का माने क्षमता का, कि बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उनके क्षमता का अब यह काम नहीं है कि सब काम को अकेले कर पाए। और यह एक सत्य है। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, माने पंडिताई करते थे। पंडिताई करने से जो कुछ भी मिलता उसी से पढ़ाया लिखाया, खिलाने पिलाने का काम सब कुछ, माने घर संसार उसी से चला। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उस काम को भी यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। माने उनके ऊपर कि हमारे पुरोहित हैं, पुराने पंडित जी हैं, यह सोचकर उन पर श्रद्धा रखते हैं इसलिए। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। भाई पंडिताई का काम है, अलग अलग प्रकार का पूजा पाठ है, तो उन्हें उसके लिए व्रत और उपवास भी करना पड़ता था। अब बूढ़े हो चुके हैं, यह इसलिए उनसे नहीं हो पाता। सुबह सुबह जैसे उसने सहारा पाने की नियत से, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा। अब अभी आप पढ़े 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं, तो पढ़ किस लिए रहे कि पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। पेड़ इसलिए लगाया जाता है कि एक दिन उसमें निश्चित फल की प्राप्ति होगी।